अध्याय 25 मछली को पकड़ने के लिए पत्ते लेना। हुआंग ज़ीहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत नीचे झुका, अपने हाथों से मछली को उठाया। ली शुबाई ने इस मछली को लंबे समय तक पाला था। यह उसके व्यस्त और उबाऊ जीवन में एकमात्र चमकीला रंग था, जिसे वह अपने अवकाश के दुर्लभ क्षणों में देख सकता था। इसलिए जब उसने इसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ा, तो हुआंग ज़ीहे को भी थोड़ा अफसोस हुआ। वह इसे मरने नहीं दे सकती थी, व्यक्तिगत रूप से अपने एकमात्र चमकीले रंग को बर्बाद नहीं कर सकती थी। पेन वॉश बेसिन का पानी स्याही से सना हुआ था, चायदानी में चाय गर्म थी, मछली बच नहीं सकती थी। हुआंग ज़ीहे ने मुड़कर बाहर भाग लिया। चाम लू मंच झील के किनारे पर बना था, जो चारों तरफ कमल के फूलों से घिरा हुआ था। कुछ कदम नीचे उतरने पर पानी की सतह छू गई। उसने अपने दोनों हाथ जो मछली को पकड़े हुए थे, पानी में डाले और देखा कि वह अपनी दुम हिला रही है और पलट रही है। उसने राहत की सांस ली और उसकी ओर देखा। ली शुबाई कमरे में खड़ी थी, उसकी गहरी आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसने केवल उसे मछली को अपने हाथों में पकड़े चुपचाप उसे देखते हुए देखा। कुई के राजा ने एक पल के लिए विराम लिया, फिर प्राचीन शेल्फ पर एक कांस्य कप के लिए हाथ बढ़ाया और उसके पास चला गया। शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का प्राचीन कप, 3 पैरों वाला, किन राजवंश से पहले कुलीनों के बीच बहुत लोकप्रिय था। लेकिन जब हुआंग ज़ीहे ने मछली को कप में डालने के लिए उठाया, तो मछली अचानक उसके हाथों से छूट गई और सीधे पानी में जा गिरी। एक लहर फैल गई और मछली गिरते ही गायब हो गई। हुआंग ज़ीहे घबरा गया और झील के किनारे बैठ गया, ठीक समय पर ली शुबाई को देखने के लिए। पीला चेहरा। झील विशाल है, कमल से भरी हुई है, जबकि मछली केवल उंगली के जोड़ जितनी छोटी है। अगर आप तालाब के सारे कमल के फूल उखाड़कर पानी निकाल दे, तो भी आपको इतनी छोटी मछली नहीं मिलेगी। होआंग तुहा ने ली थू बाग की भौहें सिकुड़ी हुई देखीं। वह हमेशा इस छोटी मछली से भरा कांच का फूलदान अपने साथ रखता था। जब हम पहली बार मिले तो उन्होंने बताया कि इसमें एक रहस्य शामिल है जिसके बारे में सम्राट भी नहीं पूछ सकता, लेकिन उसने अपने ही हाथों से इसे खो दिया। होआंग तुहा किनारे पर खड़ी थी, अपने हाथ से पानी निकाल रही थी और अपनी कमीज को गीला कर रही थी। उसने घबराकर ली थू बाग की तरफ देखा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई, नहीं उसने कुछ कहा। काफी देर बाद वह मुड़ा और अंदर चला गया। होआंग तुहा अकेली खड़ी थी। हवा कमल के फूलों को हिला रही थी। डूबता हुआ सूरज चमक रहा था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। 4 साल पहले की बात याद करते हुए, इसी तरह की एक गर्मी के दिन, वह कमल के फूल चुनने के लिए नंगे पैर झील पर गई थी। अपने पिता को पुकारते हुए सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो तुयेन उसके पीछे खड़ा था, सुनहरे सूर्यास्त में चुपचाप उसे देख रहा था। उस पल उसकी मुस्कान और उसकी निगाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह अचानक थक गई, इसलिए वह बैठ गई और झील को निहारने लगी। उस दिन उसके पिता वो तुयेन को यह कहते हुए घर ले आए कि वह एक बेघर बच्चा है, एक अनाथ है, जो एक खंडहर मंदिर में शरण ले रहा है। उनके पिता के एक पुराने मित्र ने एक स्कूल खोला था। उन्होंने एक भिखारी को देखा जो अक्सर व्याख्यान सुनने के लिए खिड़की के बाहर खड़ा रहता था। वह हर सवाल का धारा प्रवाह जवाब देता था, जिससे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पढ़ना कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले एक पुस्तक उठाई थी, लोगों को कहते सुना था कि यह गीतों की पुस्तक है, और स्कूल में शिक्षक से उनकी मुलाकात हुई जो गीतों की पुस्तक पढ़ाना शुरू कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शिक्षक की शिक्षा का पालन किया।
पाठ के शब्दों को याद किया, गीतों की पुस्तक के सभी शब्दों को याद किया, फिर पुरानी पुस्तकों को मांगा जिन्हें लोगों ने फेंक दिया था, और गीतों की पुस्तक से सीखे शब्दों के आधार पर वह 4 पुस्तकें और 5 क्लासिक्स पढ़ सकते थे। उस सज्जन ने सुना कि वे भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने उसके पिता को बताया। उसके पिता वो तुयन से मिलने पर उसकी प्रतिभा पर दया से भर गए और उसे तुरंत घर ले आए। यह सही है, वो तुयन की तरह दुनिया में भटकने वाले एक युवा पर किसे दया नहीं आएगी। राजकुमार पोर्च पर बैठे थे, उनका चेहरा घुटनों में दबा हुआ था। वे चुपचाप कमल के पत्तों को हवा में घूमते हुए देख रहे थे। हवा ठंडी थी, आसमान गिरने वाला था। जहां भी हवा बहती है, लोटस के पत्तों की परतें हजारों लहरों की तरह लग रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी वजह से गुस्से में हो। जो लोग अपने दिल में अपनी यादों को उकेरा था। जिया थापनीट को सबसे ज्यादा मानव रक्त पसंद है। मैंने सुना है कि राजकुमार क्वी ने भी एक को पाला था। नपुंसक डोंग, राजा को यह रहस्य बताना याद रखना। ताइजी पैलेस में वांग जोंगशी ने एक बार उसे यह बताया था। उसने अपनी उंगली काटी और चमकीले लाल रक्त की एक बूंद तुरंत बह निकली, उसके पैरों के नीचे पानी पर टपकने लगी। आकाश पहले से ही अंधेरा था, क्षितिज गहरे बैंगनी रंग में बदल रहा था। वह मछली को बाहर निकालने के लिए प्रकाश की आखिरी किरण बचा रही थी। ताजा खून पानी पर टपका, फैल गया और गायब हो गया। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और देखा कि पानी की सतह शांत थी। उसने घाव को निचोड़ा और खून की 2 और बूंदें टपकाई। लाल खून साफ पानी में घुल गया, जिससे केवल एक हल्की लहर पैदा हुई। आप क्या कर रहे हो? उसके पीछे से एक ठंडी, स्पष्ट आवाज आई। उसने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर नीचे किया और ध्यान से पानी की सतह को देखा और धीरे से जवाब दिया। यह नौकर यह देखने के लिए जांच कर रहा है कि क्या यह अभी भी यहाँ है। अगर वह अभी भी वहाँ है, तो क्या वह आपके खून की गंध पाकर बाहर तैर जाएगा? हुआंग तुहा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोपहर की धुंधली रोशनी में उसने कमल की जड़ के पीछे से छोटी मछली को धीरे धीरे अपनी ओर तैरते हुए देखा। वह अभी भी यहीं छिपी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ पानी में डाला और तुरंत घाव से निकला खून एक पतली, तेज डोरी में फैल गया, जो पानी में लहरा रही थी और शून्य में विलीन हो गई। लेकिन छोटी मछली उस अदृश्य डोरी द्वारा खींची जा रही थी, जो उसके हाथ की ओर तैर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जब तक कि वह उसे पानी से बाहर निकालने वाली नहीं थी। उसने अचानक अपने दोनों हाथ बंद कर लिए, छोटी मछली को अंदर से पकड़ लिया, फिर खुशी से पीछे मुड़ी और उसे पुकारा, जिया, जल्दी से मछली को पकड़ने के लिए कुछ बाहर लाओ। दिन की ढलती रोशनी में उसकी मुस्कान चमक उठी, जिससे लीथू बाक दंग रह गया। उसने चुपचाप पहले से रखी हुई कांस्य ट्रे को आगे बढ़ाया और उसे मछलियां डालने दी। उसने अपने गीले हाथ ऊपर उठाए और प्राचीन कांस्य ट्रे में छोटी मछलियों को देखा। पहले तो वह अभी भी चौंका और अपनी दुम हिलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इत्मीनान से तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस अजीब स्थिति की आदत हो गई है। उसने अपनी उंगली उसमें डाल दी और प्यार से डांटा, इतना खतरनाक कि मैं तुम्हें लगभग भागने ही वाली थी। तुम्हें कैसे पता कि उसे खून की गंध पसंद है? लीथू बाक ने उसकी मुस्कुराती हुई छवि को ध्यान से देखा। उसकी आवाज धीमी थी। होआंग तुहा ने ऊपर देखा और ईमानदारी से जवाब दिया, हिजड़ा वोंग टोंग थुक ने मुझे बताया। लीथू बाक ने अनजाने में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उनसे ताई ची पैलेस में 2 बार मिला था। जिस दिन राजकुमारी डोंगचांग का निधन हुआ, मेरे हाथ राजकुमारी के खून से सने हुए थे।
नपुंसक वांग ने मेरे हाथों को अपने मछली के कटोरे में डुबोया। तुरंत मछली दौड़ी और खून को चाटकर साफ कर दिया। उस बिंदु तक वह अभी भी अपनी घृणा की भावना को दबा नहीं पाई थी। उसकी त्वचा रेंग रही थी। ली शुबाई लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने कांस्य चाकू उठाया और चुपचाप अंदर की मछली को देखा। मैंने इस मछली को 10 साल तक पाला है। राजकुमार हां ने आश्चर्य से पूछा, 10 साल हो गए? इसे इतना बड़ा होने में 10 साल लगे और यह अभी तक मरा नहीं है? हाँ, 10 साल। जिस दिन राजा का निधन हुआ। बताओ मुझे यह कहाँ मिला? लीथू बाक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अर्थ से भरी थी। खून के उस तालाब के बीच में जिसे सम्राट ने थूका था, वह खून से लथपथ तड़प रहा था। उस समय मैं पानी का कटोरा पकड़े हुए था और गीले तौलिए से अपने पिता का मुंह पोंछ रहा था। अप्रत्याशित रूप से राजा चिएऊ, जो उस समय अभी भी युवा थे, ने मछली को उठाया और मेरे हाथ में रखे पानी के कटोरे में डाल दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे दूर होती गईं, मानो वह 10 साल के समय को देख रहा हो, उस साल के एकाकी सु को देख रहा हो। मैंने जल्दी से पानी का कटोरा खिड़की पर रख दिया। जब मेरे पिता का निधन हो गया और सम्राट सिंहासन पर बैठे, तब मुझे अचानक इसकी याद आई। मैं इसे देखने के लिए अपने पिता के बेडरूम में गया और देखा कि यह अभी भी कटोरे में तैर रहा था। दुनिया में जो कुछ भी होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आसमान भी गिर जाए, तो उसे हमेशा की तरह बेफिक्र होकर जीने के लिए बस एक कटोरी पानी की जरूरत होती है। उसने कांसे के ब्लेड को थोड़ा सा झुकाया। तांबे के जंग के कारण अंदर का पानी हरा हो गया, जिससे चमकदार लाल मछली और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। मैं उसे महल से बाहर ले गया और वापस अपने भवन में ले आया। 10 साल में मैं क्वी के राजा से थोंग का राजा बन गया, फिर दोबारा क्वी का राजा बन गया। एक भोले भाले युवक से लेकर अब तक मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक मेरे साथ रहा है, वह यह मछली होगी। वह चुपचाप पानी में तैरती मछली को देख रहा था। यह जीव जो अपनी उंगलियों के साथ झटकों में आसानी से सब कुछ भूल सकता था, वास्तव में बेफिक्र जीवन जी रहा था। उसे कोई होश नहीं था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। राजकुमार हां भी उसे ध्यान से देख रहा था और धीरे से बोला, मैंने सुना है दिवंगत सम्राट ने गलती से एक गोली पी ली और कुछ ही देर बाद मर गया। सही। ली शुबाई, जो हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति उदासीन रहता था, ने आखिरकार एक आह भरी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और काली थीं। जब सम्राट मर रहा था, तो उसने यह मछली क्यों थूकी? यह प्रश्न मुझे 10 वर्षों से परेशान कर रहा है। उस ताबीज की तरह जो प्रकट नहीं हो सकता, जिससे मैं अपना दिमाग खपाता हूँ, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं पाता और शांति से नहीं रह पाता। अब सम्राट की उत्कृष्ट कृति पुनः प्रकट हुई, साथ में वे 3 अज्ञात स्याही के निशान भी। राजकुमार हां ने अपने हाथ पर लगे घाव को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, वोंग टोंग थुक को भी एजिया थाप नीट है। वह हमेशा घर पर ही रहता है, शायद ही कभी बाहरी लोगों से मिलता जुलता हो, लेकिन उसे मछलियां पालना बहुत पसंद है, खास तौर पर दुर्लभ प्रजाति की मछलियां। यह कोई अजीब बात नहीं है कि उसके पास एजिया थाप नीट है। ली शुबाई ने खड़े होकर कांस्य ट्रॉफी को शेल्फ पर रखा और धीरे से कहा, जब दिवंगत सम्राट का निधन हुआ, तो वांग जोंगशी भी उनके साथ थे। हुआंग तुहा जानता था कि उसके मन में भी वही विचार है, लेकिन उसने यह बात खुलकर नहीं कही। आखिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अंदाजा आसपास कोई न होने पर भी नहीं लगाया जाना चाहिए। ली शुबाई ने दरवाजे के बाहर आसमान की ओर देखा और विषय बदल दिया। कल सुबह दाली मंदिर को समझाने की आपकी क्या योजना है?
उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा। यह नौकर महाराज से कुछ पूछना चाहता है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। यदि वह व्यक्ति जिसे प्रिंस ऑफ क्वी के महल से जमानत मिली थी भाग गया, तो इससे क्या परेशानी होगी? उसके सतर्क और चिंतित भाव को देखते हुए ली थू बाक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं चाहता कि वह भाग जाए, तो मैं उसे क्यों बचाऊंगा? बस उस एक वाक्य के साथ हुआंग तुहा ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा। वह आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों था। उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान चमक उठी, जैसे शाम की हवा बादलों को उड़ा रही हो और आसमान में चमकता मई का चांद दिखाई दे रहा हो। हालांकि यह क्षण भर का ही था, लेकिन इससे वह स्तब्ध और हतप्रभ रह गई। लेकिन क्या हम इतनी छोटी सी बात करने से बच नहीं सकते? परेशान क्यों होना? उन्होंने आगे कहा। राजकुमार हां ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि उसने यह कैसे किया, केवल पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि अपराधी कौन है? मैंने अनुमान लगा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए इसे आधा हल मान ले। और आप? वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। सब कुछ। ली शुबाई ने आश्चर्य से उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखा। अचानक चकित हो गए, आपने सभी का अनुमान लगा लिया। 3 अनसुलझे मामले, दिवंगत सम्राट की इच्छा, दैवीय दंड की घटना को बनाने का तरीका और प्रत्येक व्यक्ति का मकसद। हाँ, उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। यह मामला बंद हो गया है। सूरज अभी पेड़ों की चोटियों से ऊपर ही निकला था कि उसने अपनी शक्ति दिखाई। पूरे दली मंदिर पर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज भी गर्मी का दिन होगा। आज तीनों दरबार मिल रहे थे। सेंसरेट, न्याय मंत्रालय और इंपीरियल कोर्ट के 3 मुख्य अधिकारी एक पंक्ति में बैठे थे। परंपरा के अनुसार जब तीनों शाखाएं मिलती हैं, तो इंपीरियल कोर्ट सबूत पेश करेगा, मामले का फैसला करेगा, न्याय मंत्रालय निर्णय लेगा और इंपीरियल सेंसरेट निगरानी करेगा। इंपीरियल कोर्ट की अध्यक्षता हमेशा एक जूनियर मंत्री द्वारा की जाती रही है। हुआंग तू हा को ली थू बाक का पीछा करते देख थोई थुआन ट्राम ने नाराजगी से उसकी ओर देखा, लगभग चिल्लाते हुए, कृपया हिजड़े, आज कुछ मत कहो, बस ऐसे ही वाक्य बोलो। न्याय मंत्री वांग लिन को बेशक अभी भी याद था कि हुआंग जीहे ही मास्टरमाइंड था जिसने महारानी वांग को ताइजी पैलेस में धकेल दिया था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई, सिर्फ ली शुबाई को थोड़ा सा सिर हिलाया। सेंसरेट के शाही सेंसर इन चीफ जियांग कुई बेशक उस हत्या के मामले को नीची नज़र से देखते थे जिसका फैसला करने का दुर्भाग्य उन्हें मिला था, लेकिन क्योंकि पीड़ितों में एक राजकुमारी भी थी, इसलिए वह अनिच्छा से इस स्थिति में बैठ गए, अपनी बाहें मोड़ ली और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस मामले में शामिल सभी लोग एक एक करके आए। राजकुमार कंसोर्ट औरी के राजा एक तरफ बैठे थे। दामाद बस उस बक्से पर बने पैटर्न को देखता रहा जिसे नगाक के राजा ने उठाया था। उसका चेहरा हैरान था, उसका शरीर दुबला और कमजोर था। 4 महिलाएं थुई चाओ, लैक बोई, ट्रुई नगोक, खुयना बिच पीछे खड़ी थीं। उनके चेहरे पर स्पष्ट चिंता दिख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा। ट्रुओंग हैंग आना और लू टिचथुई दरबार में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। टिचथुई बहुत कमजोर दिख रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। झांग हैंगिंग ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। लू झियुआन थोड़ी दूर पर छाया में खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था, वह अपने पैरों के नीचे हरी काई को देख रहा था। कियान गुआनशु को जेल से बाहर निकाला गया, वह एक खंभे के सहारे टिका हुआ था, उसका पूरा शरीर थका हुआ था, हिंसक रूप से कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
सभी लोगों के बीच केवल झू जिकिन हमेशा की तरह हंसमुख था, एक चमकदार पोशाक पहने हुए। खुशी से ली शुबाई और हुआंग जीहे को हाथ हिलाते हुए, मैं इस मामले का लंबे समय से अनुसरण कर रहा हूँ। इसलिए भले ही मुझे बुलाया नहीं गया था, फिर भी मैं परीक्षण में भाग लेने आया था। महामहिम मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? तूतान बेझिझक बोलो, बशर्ते बाद में अगर तुमसे न पूछा जाए तो तुम कुछ मत कहना। लाइथू बाग के एक वाक्य ने चू तूटैन की परेशानी खड़ी करने की मंशा को रोक दिया। उसके पास उदास चेहरे के साथ सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाई लाइतू ने लाइथू बाग के लिए नगाक वोंग के बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था की। होआंग तू हा और चू तू तान उसके पीछे खड़े थे। एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, दूसरा इधर उधर देख रहा था। ली नुआन ने होआंग तू हा की ओर देखा, अपनी जानी पहचानी कोमल मुस्कान दिखाते हुए। हिजरे डोंग, इस मामले की सच्चाई स्पष्ट है। आप शायद राहत की सांस ले सकते हैं। आप अभी भी इतने परेशान और परेशान क्यों दिख रहे हैं? राजकुमार हा ने शर्म से अपना सिर झुकाया। हाँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, राजकुमार नगाक। ली नुआन ने लीथू बाग की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, चौथे भाई ने आपको वह पेंटिंग यहाँ किस उद्देश्य से लाने को कहा था? ली शुबाई ने सिर हिलाया। खैर, ऐसा लगता है कि इस मामले में सभी तरीके सम्राट की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। ली नुआन ने संदेह से पूछा, लेकिन सम्राट को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, अब वह इस तरह के मामले में क्यों शामिल है? इससे पहले कि लीथू बाग जवाब दे पाता, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर हिजड़ों का एक समूह कतार में खड़ा है। यह सम्राट था। उसके साथ क्वाच थूकफी भी था। दाली मंदिर के लोग जल्दी से पीछे की ओर भागे और एक कुर्सी ले आए, ताकि उपपत्नी सम्राट के पीछे बैठ सके। जब सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए, तो कुई चुनजान ने मेज पर थपकी दी और पूरा दरबार तुरंत शांत हो गया। कियान ग्वांशु के कबूलनामे को स्पष्ट रूप से कॉपी करके प्रस्तुत किया गया था, केवल उसके हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट की प्रतीक्षा थी। तियान क्वान साच, आपने राजकुमारी डोंगजोंग, वेईशी मिन और सुनजी को मार डाला, सबूत स्पष्ट हैं। आप जल्दी से अपराध का ब्यौरा क्यों नहीं देते और अपना अपराध स्वीकार कर सजा स्वीकार क्यों नहीं करते? मोटा और सुंदर कियान ग्वांशुओ कई दिनों की यातना के बाद सिकुड़ गया था। हालांकि वह अभी भी मोटा था, लेकिन वह एक बेजान लाश की तरह विचलित और स्तब्ध हो गया था। वह बिखरे बालों के साथ, जेल के कपड़े पहने, स्वर के मूत्राशय की तरह जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। कुई चुनजान का सवाल सुनकर वह कांप उठा और जवाब देने के लिए खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पहले से ही छाले से भरे हुए थे और पानी में भीगे हुए थे जब तक कि वे पीले सफेद नहीं हो गए। उसकी 10 उंगलियों में नाखून नहीं बचे थे। दर्द असहनीय था, इसलिए वह वहां बैठकर केवल कराह सकता था। अपराधी कबूल करता है, जल्दी से कबूल करो। अपराधी राजकुमारी के महल में दुर्लभ खजाने पर लालच करता था, इसलिए उसने राजकुमारी के करीबी नपुंसक वेईशी मिन को रिश्वत दी और साथ में उन दोनों ने सोने का मेंढक चुरा लिया। अपराधी के परिवार को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अपराधी ने हमेशा इसे गुप्त रखा था। थोई थुएन ट्रम ने तिएन परिवार के स्पष्टीकरण पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे पूछा, गोय हो मान की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि विभाजन बराबर नहीं था, इसलिए वह मेरे खिलाफ हो गया। पापी को अपनी पोल खुलने का डर था, इसलिए जब वे दोनों धर्म सभा में भाग लेने के लिए तिएन फुक पैगोडा में थे, तो उसने पेड़ में आग लगने के अवसर का फायदा उठाया और उसे आग में धकेल दिया। टोन स्केबीज के बारे में क्या? क्योंकि कियान ग्वांशुओ के होंठ स्तब्ध होकर हिल रहे थे, उसका चेहरा राख जैसा हो गया था।
उसकी आंखों की कोठरियां धंसी हुई और काली पड़ गई थी। जब अपराधी ने वेई जिमिन की हत्या की तो वह बदकिस्मत था कि वह उसके द्वारा पकड़ा गया और फिर उसने इसे उसे धमकाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए अपराधी के पास पानी के चैनल को खोदने, अपने सभी अधीनस्थों को पीछे हटने देने और उसे मारने के लिए चुपके से घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुई चुनजान ने सम्राट की ओर देखा और उसे ध्यान से सुनते हुए देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने पूछना जारी रखा, फिर आपने राजकुमारी तोंगचांग की हत्या क्यों की? पापी, पापी। टिएन क्वान सच ने अपने होंठ हिलाए, चुपके से सम्राट और उसके पीछे बैठे लोगों की ओर देखा। ज्यादा देर तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोई थुआन ट्राम ने मेज पटक दी और चिल्लाया, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यातना का इस्तेमाल करूं, तो जल्दी से कबूल कर लो। यह था। अपराधी ने अभी तक अपना लालच नहीं छोड़ा था और उसने सुना कि राजकुमारी ने सपना देखा था कि 9 पंखों वाला हेयरपिन गायब हो गया है। इसलिए वह हेयरपिन चुराने के लिए राजकुमारी के महल में घुस गया। किसने सोचा होगा कि उस दिन सड़क पर चलते समय अपराधी को इसे देखने के लिए बाहर ले जाने की प्रेरणा मिली और राजकुमारी ने उसे देखा, जो उसे एक सुनसान जगह पर पीछा करती है, और अपराधी ने गलती से ऐसा कर दिया। सम्राट का चेहरा काला पड़ गया, कियान गुआंशु को घृणा और निराशा से घूरते हुए। इस समय वह क्रोधित था कि वह एक आम आदमी नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़कर अपनी बेटी के हत्यारे को पीट पीट कर मार सकता था, कम से कम अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए। उपपत्नी गो ने अपने दांत पीस लिए और खड़ी हो गई, चिल्लाते हुए, कृपया महाराज, लिंगहुई का बदला लेने के लिए उसे यहीं दरबार में मार डालें। सम्राट ने दांत पीसते हुए उपपत्नी को रोकने के लिए हाथ उठाया। यहाँ 3 मजिस्ट्रेट हैं, हमें कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? होआंग तुहा लीथू बाग के पीछे खड़ा था और ध्यान से टिएन क्वान सच की स्वीकारोक्ति सुन रहा था। टिएन क्वान सच चोटों से लथपथ था, आधा कराह रहा था और आधा बुदबुदा रहा था। सब कुछ इस अपराधी के कारण हुआ। उसकी पत्नी, बच्चों और दोस्तों का इससे कोई लेना देना नहीं था। अपराधी ने कबूल किया है। ऐसे में अपने नाम और उंगलियों के निशान पर हस्ताक्षर करें। थोई थुएन ट्रम ने दाली मंदिर द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेज को लिया और उसे देखा, फिर किसी को आदेश दिया कि वह उसे नीचे लाए ताकि टिएन क्वान सच को दिखाया जा सके। टिएन क्वान सच जमीन पर लेट गया, उठने और इसे पढ़ने के लिए संघर्ष किया, फिर कलम उठाने के लिए अपना खून से सना हुआ हाथ उठाया, अपनी आंखें बंद की और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया। इस समय अचानक एक धमाका ध्वनि सुनाई दी, जिसने अदालत में शांत वातावरण को तोड़ दिया। यह टिचथुई थी, शायद इसलिए कि वह बहुत डरी हुई थी और उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। वह गिर गई और बेहोश हो गई। टिएन क्वान सच का हाथ अनजाने में कांप गया, जिससे दस्तावेज पर एक लंबी रेखा बन गई। टिचथुई के बगल में खड़े होआंग तुहा ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। ट्रोंग हैंग एन ने चिंतित होकर देखा, केवल यह देखने के लिए कि टिचथुई की आंखें खाली थीं। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसने जल्दी से बात की और रिपोर्ट की, लॉर्ड थोई को रिपोर्ट करते हुए, एडी टिचथुई का शरीर दाली मंदिर छोड़ने के बाद कमजोर हो गया है। मुझे डर है कि वह अब पूछताछ नहीं सुन पाएगी। थोई थुआन ट्राम ने टिचथुई के राख जैसे चेहरे को देखा। उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सम्राट की जांच करने के लिए मुड़ा। सम्राट अभी भी टिएन क्वान सच से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। पूछ रहा था, वह कौन है? उन्होंने कहा, वह शुरुआती संदिग्ध थी, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब राजकुमारी की हत्या हुई थी तो उसे दाली मंदिर में कैद कर दिया गया था। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा,
जल्दी करो और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दो। ट्रुओंग हांग बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत टिचथुई का समर्थन किया, उसकी मदद करने का इरादा किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से थोई थुआन ट्राम ने कहा, ट्रुओंग हांग, आप इस मामले में शामिल हैं। आप बिना अनुमति के अदालत नहीं छोड़ सकते। ली थू बाक ने तुरंत कैनहू को इशारा किया कि वह टिचथू को नीचे उतरने में मदद करे। टिचथू हैरान रह गई। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। होआंग तुहा ने अचानक उसके कंधे को हल्के से छुआ। अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू आई, फिर वह गिर गई और बेहोश हो गई। लेकिन वह बस एक पल के लिए बेहोश हो गई, फिर तुरंत होश में आ गई। टिचथुई ने ट्रुओंग हैंग आने को देखा, वह कहने ही वाली थी कि वह ठीक है, जब उसने हुआंग तुहा को उसके कान में फुसफुसाते हुए सुना, जाओ। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और हुआंग तुहा की ओर मुड़कर देखने का इरादा किया, ताकि वह पूछ सके कि उसका क्या मतलब है। लेकिन हुआंग तुहा पहले ही उसके पास से निकलकर कोर्ट के सामने जा चुका था। कैनहू ने टिचथुई की मदद से गेट से बाहर निकाला। दाई मंदिर के द्वार पर खड़े पहरेदार ने टिचथ्यू की ओर इशारा करते हुए पूछा, हिजड़े, क्या बात है? ऐसा लगता है कि वह बीमार है। सम्राट ने उसे तुरंत बाहर ले जाने का आदेश दिया है। दोआन कानहू ने उसे जाने दिया और कहा, तुम जल्दी क्यों नहीं जाती? चिलचिलाती धूप में खड़ी टिचथुई दाई ली तू के मुख्य द्वार को देख रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगा। होआंग तुहा की आवाज फिर उसके कानों में गूंजी, जाओ। वह झिझकी, फिर मुड़ी और सीधे चली गई। चू तुओक एवेन्यू पर भीड़ में घुल-मिल गई। शाही दरबार ने पहले ही नए महल की एक प्रति बना ली थी और उसे कियान गुआंशु के सामने ला दिया था। कियान गुआंशु ने महल को देखा, कांपते हुए कलम उठाई और सूखी आंखों से थोई थुएन ट्रम को देखा, विनती की। थोई थुएन ट्रम ने सिर हिलाया और आग्रह किया, आपको जल्दी से कबूल कर लेना चाहिए, शायद आप अपने परिवार की जान बचा सकें। टिएन क्वान सच की आंखें निराशा से भरी थी। उसने अपने दांत पीस लिए और हस्ताक्षर करने के इरादे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इंतजार। अचानक एक गहरी और धीमी आवाज गूंजी, जिसने शांत माहौल को तोड़ दिया। थोई थुएन ट्रम को बस यही उम्मीद थी कि सब कुछ शुरू से अंत तक सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन अब जब उसे समझ में आ गया कि वह इस बाधा से बच नहीं सकता, तो वह केवल भौहें सिकोड़ सकता था और ऊपर बैठे वरिष्ठ की ओर देख सकता था। दरबार में मौजूद हर किसी ने भी अपनी नजरें उस व्यक्ति की ओर घुमाईं, जिसने अभी अभी बात की थी। यह व्यक्ति, जाहिर है, को वोनग लिथु बच था। वह सीधा बैठ गया और सोच समझकर पूछा, थ्यू खान थोई, इस मामले की जांच युवा खान ने की थी, लेकिन इस राजा के पास अभी भी कुछ अस्पष्ट बिंदु हैं। मुझे उम्मीद है कि युवा खान उन्हें समझा सकते हैं। थोई थुएन ट्रम लगभग रो पड़े। प्रिय राजकुमार क्वी, क्या आप जानते हैं कि यह मामला दाली मंदिर में सभी के परिवारों और कुलों के जीवन से संबंधित है? क्या जिया को पता है कि वह दाइली मंदिर में सबसे लंबा व्यक्ति है? कृपया महाराज, बस पूछिए, अगर पहले हमें सुनहरा टोड चुराने के लिए वेईशी मिन से होकर जाना पड़ा था, तो ऐसा क्यों हुआ कि बाद में केवल कियान गुआनसी ही 9 रिंग हेयरपिन चुराने में सक्षम थी? इसके अलावा मैंने सुना है कि राजकुमारी डोंगजूंग को एक बुरा सपना आने के बाद वह चिंतित थी कि कोई 9 अंगूठी वाला हेयरपिन चुरा लेगा, इसलिए उसने इसे सावधानी से रख लिया। यदि वेईशी मिन का सहयोग न होता, तो कैदी हेयरपिन कैसे चुरा सकता था? पूरा दरबार खामोश था। हर कोई गहरी सोच में डूबा हुआ था। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। सम्राट ने थोई थुएन ट्रम की ओर देखा। युवा मास्टर थोई थुएन ट्रम ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। पसीना पहले से ही उसकी पीठ से बह रहा था। मैं अभी भी
उसे भ्रमित देखकर सम्राट ने तिएन क्वान साच की ओर इशारा किया, जो आधा घुटनों के बल और आधा जमीन पर रेंग रहा था। तुम मुझे बताओ। तिएन क्वान सच कांप उठा, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सम्राट ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, अगर तुमने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सभी 9 वंशजों को खत्म कर दूंगा। तिएन क्वान सच घबरा गया और हकलाते हुए बोला, अपराधी। अपराधी एक बार पानी के पाइप की मरम्मत के लिए श्रमिकों के एक समूह को राजकुमारी के निवास पर ले गया था। अपराधी पानी के पाइप के माध्यम से चुपके से अंदर आ गया। राजकुमारी का कमरा एक ऊंचे मंच पर है। भोजन, पेय और पानी सभी हिजड़े नौकरानियों द्वारा लाए जाते हैं। पानी के पाइप कहाँ से आए? सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, युवा स्वामी, कृपया बताएं कि कैदी ने 9 अंगूठी वाला हेयरपिन कैसे चुराया। थोई थुएन ट्रम को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए वह खड़े हुए और अपना अपराध स्वीकार किया। यह मेरी गलती थी। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि अपराधी को शीघ्र पकड़ लूं और स्वर्ग में राजकुमारी की आत्मा को शांति देने के लिए उसके अपराधों की सजा दूं। इसलिए मैं दिन रात मामले की जांच करने में जुट गया, जिससे मेरा दिमाग अस्पष्ट हो गया और मैं इतना महत्वपूर्ण सुराग चूक गया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, महाराज, ताकि हम उससे पुनः पूछताछ कर सकें। ग्रैंड मास्टर ने तुरंत कई अधिकारियों और पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। इंपीरियल सेंसर जनरल तोंग क्वी शुरू से ही अपनी बाहें पार करके देख रहा था। अब उसने इत्मीनान से पूछा, युवा मास्टर, कैदी ने क्या किया है? आपको अभी भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है, यह जानते हुए कि वह आग में घी डालने के लिए स्थिति का फायदा उठा रहा था। थोई थुएन ट्राम ने कोई आपत्ति नहीं की, केवल जवाब दिया, इससे पहले न्याय मंत्रालय ने लोगों को डाली मंदिर से पूछताछ करने के लिए भेजा था, इसलिए हमें डर था कि शायद दोनों पक्ष वास्तव में एक दूसरे को नहीं समझ पाए, जिससे कोई गलती हो गई। न्याय मंत्री वांग लिन ने इस मामले से दूर रहने का इरादा किया था, लेकिन अब जब उन्हें इसमें घसीटा जा रहा था तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह वास्तव में मामला है, लेकिन मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं मंत्रालय में केवल कुछ सबसे योग्य लोगों को चुन सकता हूँ और उनका समर्थन करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। जहाँ तक अन्य मामलों का सवाल है, मंत्रालय कानून के अनुसार अपराधों का निर्धारण करने और उन्हें दंडित करने में अधिक चिंतित है, इसलिए वह बहुत अधिक मदद नहीं कर सकता है। तीनों न्यायाधीशों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हुए सुनकर, जिनमें से प्रत्येक को केवल कीचड़ उछालना आता था, सम्राट निराश होकर पीछे मुड़ा और देखा कि उपपत्नी गो वहां बेसुध बैठी हुई थी। उसकी बेटी को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कई साल बूढ़ी हो गई है। वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि वह अकेली है जो उसके जैसी ही नाव में सवार है, इसलिए वह खड़ा हो गया और चिल्लाया, चुप हो जाओ, तुम सब। हर कोई तुरंत चुप हो गया। सम्राट ने चारों ओर नजर घुमाई। आखिरकार राजकुमार हा की ओर रुका। डोंग सुंग को राजकुमार हा ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सेवक। आप वह व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने ग्रैंड काउंसिल की सहायता के लिए नियुक्त किया है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? महाराज, इस मामले में कई बातें शामिल हैं। कुछ शब्दों में इसे पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। राजकुमारी की मृत्यु भी कई परस्पर जुड़ी कड़ियों के कारण हुई थी। कुछ संयोग थे, कुछ मनुष्यों द्वारा जानबूझकर बनाए गए थे और उन्हें अलग करके समझाया नहीं जा सकता। यदि महाराज अनुमति दें तो मैं वेई शी मिन घटना से शुरू करके पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाना चाहूंगा। सम्राट ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और उसकी ओर ठंडे भाव से देखा। ठीक है, अगर तीनों न्यायाधीश नहीं समझा सकते तो तुम समझाने की कोशिश करो। जी श्रीमान, राजकुमार हा ने झुककर उत्तर दिया।
इस नौकर का मानना है कि हत्याओं की इस श्रृंखला का मूल कारण एक लड़की का अपमान होना था, लेकिन जो चीज सभी सुरागों को जोड़ती है वह एक पेंटिंग है। यह दिवंगत सम्राट का शाही लेखन है जिसे त्रुओंग परिवार द्वारा रखा गया है। इसे दिवंगत सम्राट की उत्कृष्ट कृति भी कहा जा सकता है। फिर उसने त्रुओंग हंग आने को पेंटिंग लाने का संकेत दिया, फिर समझाना जारी रखा। अब तक हम सेवकों को यह समझ में नहीं आया है कि दिवंगत सम्राट ने यह पेंटिंग क्यों बनाई और न ही इसका सही अर्थ क्या है। लेकिन एक बात पर कोई संदेह नहीं है, हत्यारे का तरीका, या यह कहा जा सकता है कि इस मामले में 3 लोगों की हत्या का तरीका सब पेंटिंग में दिखाए गए चित्र के अनुसार ही बनाया गया है। सम्राट ने पेंटिंग को जटिल भाव से देखा। क्या यह वास्तव में दिवंगत सम्राट की लिखावट है? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, ली थू बाक ने उत्तर दिया। यह सुनकर सम्राट ने पेंटिंग उठाई और उसे बहुत देर तक देखा, फिर आह भरते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गीय सम्राट ने यह पेंटिंग छोड़ने का क्या मतलब निकाला था। उस गुलाम को पता नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि इस मामले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वेई शी मिन पहले ड्राइंग से मेल खाती है। बिजली की चपेट में आ गई और जलकर मर गई। दूसरा चित्र, जिसमें एक व्यक्ति को लोहे के पिंजरे में कैद दिखाया गया है, सुन गाय की मृत्यु का संकेत देता है। तीसरी छवि एक फीनिक्स पक्षी की है जो एक व्यक्ति पर चोंच मारने के लिए झपट्टा मार रहा है, जो कि यह कहकर उसने सम्राट की ओर देखा और बोलना बंद कर दिया। सम्राट समझ गया कि वह 9 छल्लेदार हेयरपिन के नीचे मरी राजकुमारी की बात कर रही थी। सम्राट ने पेंटिंग को बहुत देर तक देखा, फिर रुआसा होकर पूछा, 10 साल पहले दिवंगत सम्राट द्वारा छोड़ी गई पेंटिंग इन 3 हत्याओं से कैसे मेल खा सकती है? दिवंगत सम्राट बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, लेकिन यह सेवक मन ही मन सोचता है कि संभवतः उन्होंने 10 साल बाद होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया था और भविष्य की पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए उन्होंने उन घटनाओं को चित्रित भी नहीं किया होगा। शायद इस पेंटिंग का अपना मतलब है, लेकिन इस मामले में इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य से किया गया था, अपने स्वयं के अपराधों को छिपाने के लिए और साथ ही सभी कारणों को ईश्वरीय दंड पर दोष देना। इस पेंटिंग को देखने के बाद अपराधी ने जानबूझकर अपराध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ताकि दुनिया की आंखों और कानों को ढकने के लिए एक भयानक कहानी बनाई जा सके, ताकि कानून द्वारा दंडित होने से बचा जा सके। सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर हमें यह पता लगाना है कि पेंटिंग किसने देखी और हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, यह वह बिंदु भी है जहां हत्यारा इतना चतुर है कि वह अनाड़ी नहीं हो सकता। एक और, यह दृष्टिकोण तीनों हत्या के मामलों को अस्पष्ट और अस्पष्ट बना देता है। यह नहीं पता चलता कि जांच कहां से शुरू की जाए। लेकिन दूसरी ओर, यह तीनों मामलों को एक साथ जोड़ता भी है, जिससे लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है कि तीनों मामलों में अपराधी एक ही व्यक्ति है। हम गुलामों को केवल तीनों पीड़ितों के जीवित रहते हुए सामान्य बिंदुओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि हत्यारा लू टिचथुई का करीबी रिश्तेदार होगा और उसने ट्रुओंग परिवार की पेंटिंग भी देखी होगी। कोर्ट रूम में मौजूद हर किसी की नजरें ट्रुओंग हैंग आन्ह पर टिकी थी। सबकी नजरों के सामने ट्रुओंग हैंग आन्ह बेहद घबराई हुई थी और उसने एक कदम पीछे हट लिया। तब हुआंग तुहा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह सही है। इस पर विचार करने पर त्रुओंग हांग आन्ह बहुत संदिग्ध है। लू शीथुई के मामले में शामिल लोगों में से उसके पास स्वयं वेई शी मिन और सुन गाई मामलों में अपराध करने का समय था, लेकिन जब राजकुमारी का निधन हो गया तो उसे दाली मंदिर में कैद कर दिया गया और उसके लिए किसी को मारने के लिए चुपके से बाहर निकलना और फिर गुप्त रूप से वापस आना पूरी तरह से असंभव था। लू झियुआन के पास अपराध करने का समय था जब राजकुमारी की मृत्यु हो गई, फिर जब वेई जीमिन की मृत्यु हो गई,
तो वह अधिक काम करने से बेहोश हो गया। उसे घर ले जाया गया और एक डॉक्टर और पड़ोसियों द्वारा उसकी देखभाल की गई। वह किसी को मारने के लिए फोंग अप वार्ड से तिएन फुक पैगोडा तक नहीं जा सकता था। जब टोन गाई की मृत्यु हुई तो उसे भी तिएन फुक पैगोडा को चढ़ाने के लिए एक और मोमबत्ती बनाने वाली दुकान में दफनाया गया था। पश्चिमी बाजार के कई दुकान मालिक और ग्राहक गवाही दे सकते हैं। केवल ट्रुओंग हंगाना, तीनों मामलों में कोई बहाना नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब तीनों घटनाएं घटीं, ट्रुओंग हांग आना घटनास्थल पर मौजूद थे। सभी की निगाहें अपने ऊपर देखकर ट्रुओंग हंगाना घबरा गया और पीछे हट गया, अनजाने में समझाते हुए, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। चू तु तान ने भी जल्दी से त्रुओंग हंगाना का हाथ खींचा और समझाया सुंग को। हालांकि त्रुओंग निहिका के पास ऐसा करने का एक कारण था। मेरा मानना है कि उसने राजकुमारी को नहीं मारा। अगर वह किसी को मारना भी चाहे तो ऐसे तरीके नहीं अपनाएगा। उसके जैसा ईमानदार व्यक्ति इतनी सारी योजनाएं कैसे बना सकता है? हुआंग तुहा ने उनकी ओर सिर हिलाया, फिर सबकी ओर मुड़े और कहा, कालानुक्रमिक रूप से पहला मामला तिएन फुक पैगोडा में गोई यमान की मृत्यु का है। उनकी मृत्यु में सबसे बड़ा संदेह यह है कि उस समय तिएन फुक शिवालय में लोगों की भीड़ थी। जब बिजली गिरी और मोमबत्तियां फूटीं तो सभी लोग चारों तरफ भाग गए। अन्य लोग केवल कुछ चिंगारियों में फंस गए, लेकिन गोई यमान का पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया और जलकर मर गया। हर कोई कहता है कि यह स्वर्ग की सजा है, लेकिन क्या स्वर्ग कभी किसी छोटे व्यक्ति के भाग्य से विचलित हुआ है? इस नौकर की राय में उसकी मौत हत्यारे द्वारा जानबूझकर की गई थी। चाहे गरज हो या बिजली, वेई शी मिन उस दिन जलकर मर ही जाता। ली नुआन ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, लेकिन देवताओं और बुद्धों के अलावा क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा है जो बिजली को नियंत्रित करके उस व्यक्ति पर प्रहार कर सकता है जिसे वह मारना चाहता है? महाराज, यह स्पष्ट रूप से सतही तौर पर प्रतिशोध है, बिना किसी दोष के। दुर्भाग्य से अपराधी ने घटनास्थल पर अभी भी निशान छोड़े हैं। हम नौकरों ने उन्हें वहां से खोज निकाला और कई संदिग्ध बिंदु खोजे। यह बोलते हुए हुआंग तुहा ने दरबार में खड़े सभी लोगों की ओर देखा, यहाँ तक कि सम्राट और शाही उपपत्नी गो, जो इस बार केवल राजकुमारी टोंगचांग की मृत्यु के कारण यहाँ आए थे, संदेह से भरे हुए थे और ध्यान से सुन रहे थे। हुआंग जीहे ने मुड़कर झू जिकिन को सिर हिलाया। झू जिकिन हाल ही में उसके साथ बहुत अच्छे से काम कर रही थी। वह तुरंत दाली मंदिर के साक्ष्य गोदाम में गया और एक लोहे का तार निकाला, उसे दे दिया। यह लोहे का तार जिनफू मंदिर में खोजा गया था। क्या यह मामले से संबंधित है? धन्यवाद, युवा मास्टर। यह हत्यारे का अपने तरीकों को छिपाने का तरीका है और हत्या का हथियार भी है। उसने रस्सी ली, जिसका सिरा नीले काले रंग का हो गया था, और आगे बोली, यह स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर बिखरी चिंगारियों के कारण नहीं हुआ होगा, बल्कि यह काफी देर तक जलती रही होगी। उस समय तिएन फुक पगोड़ा में कहाँ आग जलती थी जो काफी देर तक जलती रही, जिससे रस्सी ऐसी हो गई? दास ने सोचा, यहाँ तो केवल 2 बड़ी मोमबत्तियां हैं। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति जो इस चीज को मोमबत्ती के अंदर डाल सकता है, वह है। उसने लोहे के तार को पकड़ लिया, अपना सिर घुमाकर लू जियुआन को देखा जो चुपचाप आंगन के अंत में खड़ा था। बूढ़े लू, मुझे कुछ पूछना है। आपने मोमबत्ती में यह लोहे का तार क्यों डाला?